हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली ग्रेट यार, एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही होगी। तो यार आज हम लोग अपनी सेकेंड बुक का पहला चैप्टर करेंगे, दैट इज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। ठीक है। तो यार ये टॉपिक काफ़ी मतलब ये आपका थोड़ा सा ना रटने वाला है, क्योंकि इसमें यार आपके कुछ मतलब जैसे रटने का बहुत है इसमें। तो यार आप लोग कोशिश करना है कि आप लोग इसको रट के क्या मतलब लिख लिख के आप लोग इसको रट लेना। ठीक है। रट लेना क्यों मैं कह रहा हूँ यार, क्योंकि आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, एंड सीईटी के पर्सपेक्टिव से सिर्फ काफ़ी कम वेटेज का आता है, ज़्यादा नहीं आता है बिल्कुल भी। तो बोर्ड्स के हिसाब से आपका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से आ रहे बहुत ही ज़्यादा आता है। राइट। तो यार यही था हमारा। अब चलो शुरू करते हैं हम लोग अपना ये वाला चैप्टर। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यार ये चैप्टर हमारा कहता क्या है। तो सबसे पहले आपको पॉपुलेशन से क्या समझ में आता है। मैं जब आपके लेवल पे था मुझे पॉपुलेशन का ये मतलब लगता था कि ठीक है यार, एक जगह पे कितनी आबादी बसी हुई है, दैट इज़ माई पॉपुलेशन। ठीक है। बट अब आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, डेंसिटी देखनी है यार कि एक मतलब डेंसिटी का क्या मैं एग्जांपल ले सकता हूँ आपको, जैसे कि यार 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, या फिर आप मान लो कि 100 किलोमीटर के रेंज में कितने लोग बसे हुए हैं, दैट इज़ माई डेंसिटी। ठीक है। ग्रोथ हो गया एंड कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन यानी कि यार कौन सी अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, दैट इज़ माई कॉम्पोजिशन। ठीक है। अभी आगे चल के मैं आपको बताऊँगा इसमें कॉम्पोजिशन भी है हमारा काफ़ी है। राइट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, या जो हमारा सेंसस का ऑपरेशन होता है वो हमारा हर एक 10 साल में किया जाता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीटी। ठीक है। यहाँ से आपका सीबीटी में आ जाता है। देखो, सेंसस ऑपरेशन इज डन एवरी 10 years टू कलेक्ट पॉपुलेशन डाटा। द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन 1872, बट फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन 1881। ठीक है। तो देखो क्या ये कह रहा है कि यार सबसे पहली बात, जो हमारा सेंसस ऑपरेशन होता है वो हमारा हर 10 साल के टाइम पीरियड में होता है। ठीक है, समझ गए आप ये लोग। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया एंड ये आपका सीईटी में आ भी सकता है। और तो और जो हमारा जो पहला पॉपुलेशन सेंसस था इंडिया में वो हमारा करा गया था 1872 में, बट जो है फर्स्ट कंप्लीट सेंसस था वो हमारा किया गया था 1881 में। राइट। 1872 वाला पहला सेंसस था, बट दैट वॉज इनकम्प्लीट। तो अभी आपका अगर बोर्ड्स में आ जाए, सीईटी में एमसीक्यू आ जाए कि यार पहला कंप्लीट कब हुआ था सेंसस, तो वो हो गया 1881। एंड पहला इनकम्प्लीट या फिर मैं कह लूँ कि पहला सेंसस ही कब हुआ था, तो हमेशा आपका 1872 आएगा, ध्यान रखना ये बात। राइट। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद इट्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ 1210 मिलियन इन 2011। राइट। तो ये आपका आएगा नहीं, बट हाँ यार याद रख लोगे तो आप अपने बोर्ड्स में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लिख के आ सकते हो तो अच्छा रहेगा। राइट। फिर है हमारा जो हमारा पॉपुलेशन है इंडिया में वो लार्जर है देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया टुगेदर। यानी कि इन सभी कंट्रीज़ को मिला के भाई मेरी इंडिया की पॉपुलेशन आ जाती है। राइट। अब अभी अगर मैं आपको एक बात दिखाना चाहूँ या फिर मैं कहूँ कि थोड़ा सा एक अलग चीज़ से अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो फिर ये देखो, जस्ट सेकेंड हो रहा है। हाँ, ये देखो, ये है मेरी मैंने एक पीपीटी बनाई है, तो आप लोग देख लेना। अगर आपको इससे ज़्यादा समझ में अच्छा है तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, ना है तो फिर यार मैं फिर बुक से ही आपको पढ़ाना शुरू कर दूँगा। ठीक है, जब भी आप लोग जैसे भी आपको समझ में आप लोग बता देना। राइट। ये है मेरा यार कि इंडिया का जो ह्यूमन लैंडस्केप है वो कैसा है, एंड इसमें हमारी एनालिसिस होती है यार, मेरी ग्रोथ की होती है। राइट। डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, डेंसिटी की होती है, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन की यार मेरी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइवन एज वेल एज इवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेरा, बट इंडिया में अनइवन है क्योंकि यार अलग अलग जगहों पे अलग अलग आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। राइट। एंड अगर मैं अर्बन एंड रूरल एरियाज़ की भी अगर मैं वो ले लूँ कंपैरिजन, तब भी आपको ये देखने को मिलेगा ठीक है यार पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा अनइवन है। राइट। डेंसिटी हो गया कि 1 किलोमीटर की रेंज में मेरे कितने लोग बसे हैं, या फिर मैं कहता हूँ 100 किलोमीटर की रेंज में मेरे कितने लोग बसे हैं। देन मेरी ग्रोथ हो गया कि यार लोगों का ग्रोथ कैसे हो रहा है। कॉम्पोजिशन, अलग अलग डाइवर्सिटी के अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स के लोग इंडिया में बसे हुए हैं, तो फिर उनका कॉम्पोजिशन क्या है, वो कितने नंबर में है। ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका कि यार इंडिया जो है मेरा वो सेकेंड पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद 12
with 1210 million people, census according to census 2011. The central inquiry is India simply a territory or an amalgam of people living under specific institutions. ठीक है, ये है अब मेरा द वेट ऑफ नंबर्स. ठीक है, ये मैंने अब जैसे आपको बताया था, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा इससे, क्योंकि यार मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा अगर वो हो ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो यार वो दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं. तो मेरा अकेले इंडिया ही, ये देखो, मेरा अकेले पूरा इंडिया ही किसके बराबर है? कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. तो ये पूरा मेरा मिला के मेरी इंडिया की पॉपुलेशन बैठती है. अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्यों यार इंडिया थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड है. अंडर डेवलप्ड नहीं, डेवलपिंग है बल्कि अभी तक, राइट, क्योंकि यार उसकी पॉपुलेशन ही इतनी है, कैसे हो पाएगा इतना सब, है ना. अब आगे देखो, अब यहाँ पे एक मेरा चैलेंज आता है. तो वो चैलेंज मेरा क्या है? सच अ मैसिव पॉपुलेशन एक्सर्ट्स इमेंस प्रेशर ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज. जैसे कि आप सभी को पता है कि यार जो मेरी रिसोर्सेज हैं वो मेरी स्कैटर्ड हैं, वो मेरी लिमिटेड है. ठीक है, मेरी अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो है नहीं मेरे पास. और अगर इतनी पॉपुलेशन होगी यार, तो जो प्रेशर होएगा मेरा किस पे, रिसोर्सेज पे, यार वो काफ़ी ज़्यादा होगा. इसीलिए मेरा एग्जॉस्ट हो जाती है रिसोर्सेज, मेरी एग्जॉस्ट हो जाती है रिसोर्सेज इंडिया की, राइट. इसीलिए तो यार हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 2015 में, इसीलिए ये याद था बस. ठीक है, एंड ड्राइव सोशियो इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी, रेजिंग द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, अब ये देखो, अब है मेरे यार कि इंडिया में जो है ना अनइवन टेरेन है, तो मेरा जो पैटर्न ऑफ सेटलमेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है, बहुत ही ज़्यादा अलग है. द 76% रूल, मेरा 76% रूल क्या कहता है? जो मेरे 10 स्टेट्स हैं इंडिया के, वो मेरे काउंट करते हैं फॉर दैट 76% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स हैं मेरे? वो स्टेट्स हैं मेरे यार, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एंड गुजरात. ये मेरे 10 के 10 स्टेट्स जो है क्या करते हैं, या 76% को अकाउंट करते हैं ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, राइट. देन है मेरा ड्राइवर्स ऑफ सेटलमेंट, फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं? फिजिकल फैक्टर्स में यार मेरा आ जाता है यार क्लाइमेट आ गया, टेरेन आ गया. टेरेन यानी कि यार जैसे कि हिली एरियाज़ हो गए ना, प्लेन्स हो गए, वैसे टेरेन हो गया. एंड वाटर अवेलेबिलिटी. अब आप लोग इंदौर की सिचुएशन देख रहे होगे यार कि वहाँ पे वाटर की कितनी तंगी मच गई है, राइट. जैसे अभी आप लोग अगर क्रिकेट को मतलब फॉलो करते होगे तो फिर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो क्रिकेटर्स थे वो भी अपना मतलब वाटर प्योरीफायर लेके घूम रहे हैं, राइट. तो आप लोग समझ पा रहे होगे कि यार कितना ही गंदा पानी हो चुका होगा इंदौर का भी, है ना. फिर यार क्या है मेरे यहाँ पे कि जो मेरा वाटर अवेलेबिलिटी वो फेवर करता है मेरे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को, डेल्टास को एंड कोस्टल प्लेन्स को. फिर आता है मेरा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, एवोल्यूशन हो जाता है यार मेरा सेटल एग्रीकल्चर का. इंडस्ट्रियल हब्स हो गए मेरे, दिल्ली हो गए, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, राइट. अब आगे बढ़ते हैं, अगला है मेरा यार बियॉन्ड अरिथमेटिक. अब मुझे यहाँ पे इससे ना मेरे क्या आते हैं, MCQs आ जाते हैं इस पूरे के पूरे ब्लॉक से. क्या आता है यार? सबसे पहले आता है यार कि अगर मुझे साइकोलॉजिकल डेंसिटी मेजर करनी है तो फिर मैं कैसे करूँगा भाई? मैं उसको आराम से कर दूंगा कि भाई ठीक है, जो मेरा टोटल पॉपुलेशन है, अगर मैं उसको NCA या नेट कल्टिवेटेड एरिया से मैं डिवाइड कर दूँ तो फिर मेरा साइकोलॉजिकल डेंसिटी आ जाएगा. एंड अगर मुझे एग्रीकल्चरल डेंसिटी निकालनी हो तो फिर मैं टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन अपॉन में नेट कल्टिवेबल एरिया को डिवाइड कर दूंगा, राइट. और ये देखो, जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि भाई रेंज मेरी, ये देखो अरिथमेटिक डेंसिटी मेरी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू 2011. कहाँ पे? इस एरिया में, थोड़ा सा साउथ का एरिया है, राइट. साउथ का एरिया आप मान सकते हो. एंड देन हाई कहाँ पे है? हाई है मेरे नॉर्थ इंडिया के टेरेन में बेसिकली, है ना. वो कितना है? 11,297 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. एंड देन अगर मैं इस साइड डालूँ थोड़ा सा तो फिर हो जाएगा मेरा काफ़ी लो है, क्योंकि वहाँ पर बस 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है. अब आगे देखते हैं हम लोग. अगला है मेरा वेलोसिटी फॉर चेंज. मेरे ना क्या होते हैं, मेरे 4 फेजेस होते हैं किसके? ग्रोथ के. फेज़ 1 होता है मेरा स्टैगनेंट ग्रोथ का, फेज़ 2 होता है मेरा स्टडी ग्रोथ का, फेज़ 3 होता है मेरा एक्सप्लोजन, एंड फेज़ 4 होता है मेरा स्लोइंग डाउन. फेज़ 1 में क्या होता है? फेज़ 1 में मेरे हाई बर्थ रेट्स होते हैं और तो और हाई डेथ रेट्स भी होते हैं. ये देखो,
है ना। पुअर हेल्थ सर्विसेज होती है, यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ चली मेरी इन 1911 टू 1921। स्टैग्नेंट का मतलब यार एक सा कोई सिग्निफिकेंट चेंज ना मिले, वो होता है हमारा स्टैग्नेंट। सिग्निफिकेंट ग्रोथ ना मिले यार, बेसिकली आप नेगेटिव में थोड़ा सा फ्लक्चुएट करते रहें, दैट इज़ माई स्टैग्नेंट, ठीक है। फेज 2 में मैं स्टडी। स्टडी का मतलब यार ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे वो एक समान है, वो ये देखो, या फिर मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो, ये है ना मेरा स्टैग्नेंट है यार, इतना फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है और ना ही तो इतना नेगेटिव नहीं कर रहा है, दैट इज़ माई स्टडी। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मैं जो मोर्टालिटी रेट्स थे मेरे वो कम हो गए थे ड्यू टू सैनिटेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, हाई फर्टिलिटी कंटिन्यू हुई मेरे यहाँ पे, ठीक है। देन आता है मेरा फेज 3 एक्सप्लोजन का। एक्सप्लोजन में मेरा क्या हुआ, एक्सप्लोजन में आप लोग ये देख सकते हो एक्सप्लोड हो गई मेरी क्या पॉपुलेशन। ये देखो, ये ना आप ये देख पा रहे होगे कैसे एक्सप्लोड कर रही है। सो दिस इज़ माई वॉट, दिस इज़ माई नथिंग बट एक्सप्लोजन होगी मेरी, ठीक है। एंड देखो, मोर्टालिटी का मतलब अगर किसी को नहीं पता यार, तो मोर्टालिटी का मतलब यार डेथ ही हो गया बेसिकली, है ना। ये देखो एक्सप्लोजन हो गया, फिर मेरा रैपिड फॉल हो गया इन मोर्टालिटी एवरेज एनुअल ग्रोथ 2.2% इन सेंट्रलाइज्ड पाइनिंग एरिया, राइट। देन मेरा फेज 4 आता है जिसमें मेरा स्लो डाउन हो गया ग्रोथ, राइट। स्लो डाउन हो गया, देखो नेगेटिव में नहीं जा रहा है बट स्लो डाउन हो गया थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि यार मैंने वो एक्सप्लोजन वाला जो था उसकी मैंने पीक अटेन कर ली है, ठीक है। तो ऐसे तो है नहीं यार कि वो एक्सप्लोड ही करता जाएगा, उसको कभी ना कभी तो नीचे आना ही है, राइट। तो यार ये था मेरा स्लोइंग डाउन का फेज़, जिसमें जो ग्रोथ रेट था वो डिक्लाइन हो गया, राइजिंग मैरिज एज हो गई है ना, और तो और फीमेल एजुकेशन में राइज होने लगी। ये देखो, अब यहाँ पे आपके ईयर्स हैं, ये आपको ध्यान से करना पड़ेगा, राइट। फेज़ 1 मेरा कब से कब तक चला था, 1901 से 1921। फेज़ 2 मेरा कब से कब तक चला, 1921 से 1951। फेज़ 3 कब से कब तक चला, 1951 से 1981 तक। फेज़ 4 कब से कब तक चला, 1981 टू 2011 तक। आपको कहीं कहीं अलग भी दिख रहा होगा बट यार जो एक्चुअल है वो यही डाटा है, राइट। तो यही है मेरा, देखो आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा रीजनल डिवाइड। अब देखो रीजनल डिवाइड का क्या मतलब है, यहाँ पे मेरा नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया का रीजनल डिवाइड मेरा बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रेंड्स आप लोग देख लो, 2011 से 2001 से 2011 तक का क्या था, डिसेलरेशन था। ग्रोथ रेट्स मेरे कम हो गए थे इन 6 मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स। कौन कौन से मेरे, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर मैं जो महाराष्ट्र था उसने रिकॉर्ड किया था द हाईएस्ट फॉल विच वॉज बाय 6.7 परसेंटेज पॉइंट्स। अब ये देखो, ये जितने भी मेरे यार ये स्टेट्स हैं, ये वाले 6 मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स, इनकी जो थी वो स्लो ग्रोथ रेट। ये देखो, ये है मेरा द हाई ग्रोथ बेल्ट, 20 से 25% की ग्रोथ हुई थी हाई ग्रोथ बेल्ट में, विच वॉज माई 6 मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स। कौन कौन से यार, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। तो ये मेरे यार सबसे ज़्यादा हाई ग्रोथ बेल्ट थी मेरी, यहाँ पे लगभग मेरा 20 से 25% की ग्रोथ हो रही थी, राइट। द स्लो साउथ, यहाँ पे जितने भी मेरे ब्लू से हाईलाइटेड है उनकी स्लो ग्रोथ थी, लेस देन 20% ग्रोथ, राइट। और जहाँ पे जो केरला की थी वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट थी, विच वॉज 9.4%, ठीक है। तो ये था मेरा रीजनल डिवाइड, ये आप लोग लिख के भी आ सकते हो, आपको नंबर मिलेंगे, आपको इसे एलाबरेट कर देना है थोड़ा सा, ठीक है। अब ये देखो द एडोलेसेंट चैलेंज। एडोलेसेंट्स मेरे कौन सी एज तक के होते हैं, वो होते हैं मेरे यार 10 से 19 साल के जितने भी बच्चे आ गए। बच्चे तो खैर क्या, 10 साल से 15 साल के तो बच्चे हुए, बट हाँ 15 to 19 वाली आपकी प्यूबर्टी एज आती है। सो दैट इज़ बेसिकली एडोलेसेंट्स ओनली, राइट। जब भी आपकी प्यूबर्टी वाला जो एज वो शुरू हो जाता है, सो दैट इज़ व्हाट एडोलेसेंट्स। देन देखो द पोटेंशियल आप लोग पहले देख लो, जो मेरा जो यूथफुल पॉपुलेशन होती है वो मेरी इम्प्लाई ही करती है एक मैसिव डेमोग्राफिक डिविडेंड इफ़ चैनल्ड करेक्टली। तो यार क्या होता है ना कि यार काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी को हैंडल करने में। क्यों? क्योंकि यार ये यंग एज होती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा प्रोन होती है यार कि वो गलत एक्टिविटीज़ को अपना ले, जैसे यार कि ड्रग्स हो गया है ना,
क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो गए, ये सब हो गए, ये मेरा काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इन ये एडोलेसेंट एज, है ना, या फिर टीनेज एज आप कह लो, ये मेरा काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। फिर इसको कर्ब करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग मेजर्स करती है ना, जैसे यार कि बेसिकली डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ लाती हैं कंट्रीज़, यहाँ इंडिया तो लाती है देखो यार। फिर सब्सिडीज़ वगैरह आ गई, किससे रिलेटेड, आपकी पढ़ाई के लिए, है ना, फॉर द मेन पर्पज इज़ एजुकेशन। क्योंकि यार अगर मेरा ये एडोलेसेंट वाली कैटेगरी अगर मेरी एजुकेटेड हुई, तभी यार वो लोग मेरा एक काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल बेसिकली मुझे मिल पाएगा, फ्रूटफुल रिस्पॉन्स मिल पाएगा, फ्रूटफुल यार मुझे बेसिकली मिल पाएगा, क्या मिल पाएगा मुझे, चीज़ मिल पाएगी यार। मैं बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ उन सभी का पोटेंशियल, तभी मेरा जो डेवलपमेंट है वो हो पाएगी मेरी, ठीक है। वल्नरेबिलिटीज़ देखो क्या क्या है, रिस्क्स होते हैं यार, जैसे कि अर्ली मैरिज हो गई फीमेल्स की, स्पेशली फीमेल इलिटरेसी हो गई, स्कूल ड्रॉप आउट्स काफ़ी बढ़ गए, है ना, ड्रग अब्यूज़ हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी हो गया। पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या है, नेशनल यूथ पॉलिसी आई थी मैं 2014 में, जो मेरी फोकस ही करती थी ऑन द एजेस ऑफ 15 to 29। देन आई एम स्किल डेवलपमेंटल पॉलिसी विच वॉज इनिशिएटेड इन 2015, जो एम करती थी यार मेरा कि यार लिंक स्किलिंग विद डिमांड, ठीक है। तो ये था मेरा। अब देखो, अब हम लोग आते हैं द ग्रेट माइग्रेशन विलेज वर्सेस सिटीज़। तो क्या होता है ना यार, कि आप सभी को ही पता है यार कि माइग्रेशन होता है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली कॉमन, स्पेशली इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में क्या होता है यार, इंडिया में लोग जो इंडियंस होते हैं वो काफ़ी बार चले जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, माइग्रेट कर जाते हैं। बट यहाँ पे वाली माइग्रेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हमारी रूरल टू अर्बन सिटीज़ की माइग्रेशन की बात हो रही है, राइट। मेरा रूरल इंडिया जो है 68.8% के लिए अकाउंट करता है, और तो और मुझे अर्बन इंडिया है दैट अकाउंट्स फॉर 31.16%, ठीक है। इतनी सारी मेरी विलेजेस हैं जो मेरी हाई रूरल कॉन्सेंट्रेशन होती है यार, स्पेशली इन हिमाचल प्रदेश, बिहार, लो इन गोवा, राइट। देन ये देखो बेसिकली अर्बनाइजेशन की वजह से ये रूरल पीपल जो होते हैं वो, उनको ये लगता है कि ठीक है यार, अगर मैं माइग्रेट कर गया तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिल पाएंगी, बट ऐसा हमेशा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि यार वो एक बार माइग्रेट करके देन वो स्कैरसिटी में रहना पड़ता है उन लोगों को, है ना। ये देखो माइग्रेशन हो जाती है मेरी कहाँ से कहाँ तक, अर्बन इंडिया में। अर्बनाइजेशन इज़ लो इन फ्लड प्रोन एरियाज एंड स्टैग्नेंट एग्रीकल्चरल एरियाज। ये देखो माइग्रेशन इज़ कंस्पिशियस अलॉन्ग ट्रांसपोर्ट लिंक्स दिल्ली टू कानपुर, मुंबई टू बेंगलुरु, है ना। तो यार मैं आपको अब अपने शब्दों में बता देता हूँ कि इस पूरी की पूरी स्लाइड का क्या मतलब है। तो देखो यार, मेरा जो रूरल इंडिया है दैट अकाउंट्स फॉर 68.8% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो मेरा अर्बन इंडिया है वो अकाउंट करती है मेरी 31.16% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। बट यार दिक्कत क्या हो गई कि जब मेरा अर्बनाइजेशन हुआ, मेरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फिर यार जो अर्बन जगहें थी, जो अर्बन फर्म्स थे, उनको चाहिए थे भाई क्या, लेबर्स चाहिए थे, उनको वर्कर्स चाहिए थे, डेली वेज लेबरर्स बेसिकली, है ना। तो फिर क्या हुआ कि यार ये बात आपकी पहुंच जाती है रूरल इंडिया पे, एंड गांव तबके के एरिया में ये लगता है सभी को कि यार एक बार आप शहर चले गए देन आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यार ग्रोथ इज़ सब्जेक्टिव, है ना, वेरी सब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि यार वो यार डिपेंड करती है आपके स्किल सेट पे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हो देन तो आपकी श्योरली होगी, बट अगर आप स्किल नहीं हो देन यार आप फिर वही आप वो दब के रह जाओगे। इससे बेहतर है कि आप रूरल एरियाज़ में ही रह लो, है ना। वहाँ पे कम से कम आपको प्रॉपर खाना मिलेगा, आपको प्रॉपर रहने की जगह मिलेगी। बट अर्बन इंडिया में ऐसा नहीं होता है, यही हमारा बेसिकली फैक्टर है यार मेरा पॉवर्टी का भी, कि जो रूरल इंडिया के जो लोग होते हैं यार वो माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन इंडिया में, फिर ऑफ कोर्स ये बात है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में क्या है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा अभी भी डोमिनेट करती हैं, राइट। तो अगर रूरल जो गांव के लोग हैं वो अगर एग्रीकल्चर ही करें तभी भी यार वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाए जाएंगे, है ना, वो कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे हैं। तो यही था मेरा बेसिकली द ग्रेट माइग्रेशन। एंड अगर मान लो कि अब तो क्या है कि काफ़ी सारे लोग माइग्रेट कर जाते हैं, जैसे यार इंडिया से कोई यूके चला गया, इंडिया से कोई यूएस चला गया, तो फिर माइग्रेट कर गए एक जगह से दूसरी जगह तक, है ना। फिर उसमें क्या होता है, मेरा ब्रेन ड्रेन हो जाता है। ब्रेन ड्रेन का यानी कि मतलब बेसिक सा यही होता है कि यार अब मैं
जो इंडियंस थे मेरे, वो इंडिया के लिए ना काम करके किसी और कंट्री के लिए काम कर रहे हैं जिसका वो ग्रोथ करवा रहे हैं, ठीक है। तो फिर ब्रेन ड्रेन हो गया मेरा। दिस इज़ बेसिकली ब्रेन ड्रेन है। अगर कभी आ जाए आपका बोर्ड्स में, आएगा तो नहीं वैसे, बट आ जाए कभी तो। देन अ लैंड ऑफ मैनी वॉइसेस, ये आपका लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन है, आपको आना चाहिए। देखो, इंडो यूरोपियन या फिर आर्यंस के लिए इनका रीजन होता है नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। ये पाए जाते हैं मेरे 73%। देन आते हैं मेरे ड्राविडियंस। ड्राविडियंस मेरे पाए जाते हैं 20%। रीजन है इनका साउथ हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, आंध्रा। देन ऑस्ट्रिक निषादा 1.38% ट्राइबल रीजन्स में पाए जाते हैं। देन आते हैं मेरे सिनो टिबेटन, ये पाए जाते हैं मेरे हिमालयन या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, राइट। डाइवर्सिटी स्केल आप देख सकते हो यार, 179 लैंग्वेजेस एंड 544 डायलेक्ट्स। 22 में स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं हिंदी स्पीकर्स फ्रॉम द हाइएस्ट फॉर्म द हाइएस्ट परसेंटेज, राइट। अब ये देखो, ये है मेरा थोड़ा सा डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन, या फिर आप कह लो फेथ एंड ज्योग्राफी, है ना। अलग अलग रिलीजन्स यार, अलग अलग रिलीजन्स अलग अलग जगह पे डोमिनेट करते हैं, ठीक है। हिंदूज़ कहाँ डोमिनेट करते हैं? हिंदूज़ मेजोरिटी हैं इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, दैट इज 79.8%। मुस्लिम्स आपके लार्जेस्ट माइनॉरिटी हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, वेस्ट बंगाल में, केरल में एंड यूपी में। क्रिश्चियंस मेरे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? क्रिश्चियंस मेरे पाए जाते हैं रूरल डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे गोवा हो गया, केरला हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, छोटा नागपुर हो गया, है ना। ये सारे ही रीजन्स में मेरे कौन पाए जाते हैं? क्रिश्चियंस। देन मेरे सिक्स आ गए। सिक्स मेरे पाए जाते हैं यार हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली हो गया, है ना। देन अदर्स आ गए मेरे जैन्स एंड बुद्धिस्ट, ये पाए जाते हैं मेरे अर्बन वेस्ट, महाराष्ट्र, हिमालयाज में, राइट। अब ये देखो, अब ये है यार कि मेरी जो वर्कफोर्स है उसका मेरा क्या कॉम्पोजिशन है ना। पार्टिसिपेंट्स एंड डिपेंडेंट्स 39.8% मेरे वर्कर्स हैं, और तो 60.2% के मेरे नॉन वर्कर्स हैं, या फिर आप कह लो कि वो डिपेंडेंट हैं। कैसे? मेन वर्कर्स कौन से वर्कर्स होते हैं यार? मेन वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जिनको काम मिल जाता है 183 डेज से ज़्यादा तक, या फिर आप कह लो 6 मंथ्स पर ईयर, ठीक है। मार्जिनल वर्कर्स कौन से होते हैं? मार्जिनल वर्कर्स मेरे वो वर्कर्स होते हैं जिनको यार 183 डेज पर ईयर से ज़्यादा कम काम मिलता है, वो होते हैं मेरे मार्जिनल वर्कर्स। एंड मेन वर्कर्स होते हैं मेरे जिनको काम मिल जाता है फॉर मोर देन 6 मंथ्स पर ईयर, राइट। रीजनल वेरिएंस क्या होता है मेरा? वर्क पार्टिसिपेशन इज हायर इन लोअर इनकम एरियाज, हिमाचल हो गया, सिक्किम हो गया, है ना, ड्रिवन बाय द नीड फॉर मैनुअल सब्सिस्टेंस लेबर, राइट। एंड अब ये देखो, ये है मेरा यार कि हाउ इंडिया वर्क्स। इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया था यार कि एग्रीकल्चरल जो मेरा डिपेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है ना, रूरल एरियाज़ को जो मैंने आपको बताया था। तो ये देखो 54.6% के मेरे प्राइमरी सेक्टर में पाए जाते हैं। ये मेरा डिक्लाइन हो गया था फ्रॉम 58.2% इन 2001। देन मेरा सेकेंडरी सेक्टर से 3.8% का, है ना, बेसिकली यार दिया जाता है सेकेंडरी सेक्टर से। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज इनको कहा जाता है। देन आता है मेरा टर्शरी सेक्टर, जो कि मेरा सर्विस सेक्टर भी होता है, और तो और ये ग्रोथ कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है मेरा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से, है ना। दिस इज बेसिकली मैं सर्विस सेक्टर, जिसमें जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए ना, ये सारे यहाँ पर क्या है, टर्शरी सेक्टर है, ठीक है। द ट्रेंड आप लोग अब देख लो, जो मेरा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है वो हो रहा है मेरा एक फार्म बेस्ड टू नॉन फार्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट पे। जो मेरे अर्बन एरियाज़ हैं लाइक दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, वो मेरे डोमिनेट करे जाते हैं बाई द सर्विस सेक्टर। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसलिए मैं ले आया, ये आपकी पक्का आएगी बोर्ड्स में। ये मेरा कहता है यार, ये मेरा UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक स्टेटमेंट दी थी यार, वो ये थी कि इफ़ डेवलपमेंट इज़ नॉट इंजेंडर्ड इट इज़ इंडेंजर्ड, है ना। इसका क्या मतलब है यार कि मेरा जो यार पार्टिसिपेशन है फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा कम है हर एक सेक्टर में, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शरी हो। तो फिर यार अगर ऐसा ही चला तो फिर डेवलपमेंट जो मेरी एंडेंजर हो जाएगी। क्या है? इफ़ डेवलपमेंट इज़ नॉट एनजेंडर्ड, यानी कि अगर उसमें ही दोनों जेंडर्स की सेम पार्टिसिपेशन नहीं हुई तो फिर वो हमारा इंडेंजर्ड है ना। तो इसमें आप लोग देख सकते हो हर एक जगह पे यार मेल डोमिनेट कर रहे हैं वर्क फोर्स को। तो फिर इसी के लिए कैंपेन भी चलाया गया, दैट वाज बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ, है ना, जो मैंने लॉन्च किया गया था ताकि हम लोग एड्रेस कर पाएँ मेरी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन डिनाइल, है ना, एंड वेज गैप्स। सो दिस इज़
जेंडर इक्वालिटी, ये आपका आ सकता है, आएगा ही, राइट। एंड ये देखो, ये है मेरा सिंथेसिस द टेक्सचर ऑफ अ बिलियन, ये मेरा बेसिकली पॉपुलेशन का है। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यार मेरा, हाईली अनइवन डिक्टेटेड बाय रिवर प्लेन्स एंड हिस्ट्री, द 76% रूल जो मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले। ग्रोथ हो गया है ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एक्सप्लोजन टू स्लोइंग बट मोमेंटम रिमेन्स हाई, रीजनल डिवाइड। कॉम्पोजिशन हो गया यार एक्सट्रीमली डाइवर्स मैट्रिक्स, 4 अलग अलग लैंग्वेजेस यार मेरी, जो मैंने आपको भी बताया है ना, ड्राविडियन हो गई एंड अलग अलग हो गई। इकॉनमी हो गई यार वर्कफोर्स इन ट्रांजिशन, मूविंग फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म, है ना, बैटलिंग डिपेंडेंसी एंड जेंडर गैप्स। तो ये था आपका ही पूरा का पूरा चैप्टर। अब आप लोग एक बार मुझे प्लीज़ बता देना कि अगर आप लोगों को ये ऐसे समझ में आया हो, वरना फिर मैं आपको फिर यार बुक से ही पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा अगर थोड़ी सी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुई तो फिर आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। सो प्लीज़ डू शेयर योर रिस्पॉन्स, है ना। आप लोग चाहोगे तो फिर मैं आपको इससे भी पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो यस, तो बस भाई आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिए एंड स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।